नमस्ते। बौछार में आपका स्वागत है। बौछार पोइट्री सेंटर सैन होजे द्वारा आयोजित एक हिंदी रीडिंग सीरीज है जो हम हर महीने के तीसरे या चौथे शनिवार को सुबह 9:30 बजे पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम पर हम प्रसारित करते हैं। और हमारे आज के जो आज की जो थीम है वो है आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स। और आज आशीर्वाद और ब्लेसिंग से मेरा मतलब उन कवियों के साथ था जो जो कि काफी वरिष्ठ हैं और इसलिए हमारे लिए प्रेरणादायक है कि उस इस उम्र में भी वो इतने सजग, सक्रिय और समाज के लिए मतलब जिस तरह से वो काम कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो हम चाहते थे कि हम उनके काम का जो लिख रहे हैं उन रचनाओं को आज उसका रसवादन करें। तो आज हमारे साथ हैं भोपाल से श्री शिव नारायण जौहरी और सुमन घई जी जो हमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं कनाडा से, और पॉपी जो है आपकी मम्मी जो वो ज्वाइन करेंगे हमें कि नहीं कर पाएंगी, रात हो गई है। मेरे ख्याल में कोशिश करेंगी, मैं उनको मैसेज कर रही थी तो शायद ज्वाइन करेंगी। हाँ, लेकिन तो उनकी रचनाएं हैं मेरे पास। हाँ, तो आदर्श अवस्थी जी हैं जो हमें हमारे साथ फिर से भारत से जुड़ेंगी, और उनके मिस्टर अवस्थी जो है तो वो उनकी रचनाएं भी पॉपी पढ़ेंगी। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी शिव नारायण जौहरी जी से, जो यहाँ से आप देखें तो वो बैठे हैं। सो ही इज 97 years old एंड ही है अभी भी वो जो है काफी सक्रिय कविताएं जो लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, लिखते हैं। और वो सुन नहीं पाते हैं ठीक से, अब देख भी नहीं पाते हैं ठीक से, लेकिन जो कविताएं हैं वो अब भी बह रही हैं, निकल रही हैं। क्या बात है। तो सुन पा रहे हैं आप सब हमें धर्मेंद्र? सुन रहे हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हाँ, ठीक है। ठीक है। आपकी कविताएं पढ़े फिर हम? हाँ। अच्छा, तो हम थोड़ी पुरानी कविताओं से शुरुआत करते हैं आपकी, और फिर जो आपकी नई कविताएं हैं उनको पढ़ेंगे जी। तो श्री शिवनारायण जौहरी जी जो है वो ये जो है रिटायर्ड लॉ सेक्रेटरी या विधि सचिव थे भारत मध्य प्रदेश सरकार में, और ये जुडिशरी में थे, और इंडस्ट्रियल कोर्ट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और इन्होंने जो है क्या कहते हैं, किताबें जो इन्होंने लिखी हैं उनमें से एक तो लॉ पे भी 2-3 किताबें लिखी हैं, और उसके अलावा जो इनके कविता संकलन है उनका नाम है अंतर्मन के साथ, और अंतर्मन से, जिजीविषा, त्रिपदगा और श्रुतिज से। तो आज मैं जो पहली कुछ रचनाएं पढ़ना चाहूंगी वो उनके प्रथम कविता संग्रह से हैं, जिसका नाम है अंतर्मन के साथ। और इसमें ये जो कुछ कविताएं हैं, ये जब मैंने जब पढ़ी थी, ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, तो मैंने सोचा इनसे ही शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहली है तुम और मैं। तो कविता का शीर्षक है तुम और मैं। तुम फूल, फूल में रूप, रूप में मधुर मधुर मुस्कान। तुम फूल, फूल में रूप, रूप में मधुर मधुर मुस्कान। मैं भ्रमर भ्रमर की गूंज मधुप करता तेरा मधुपान। तुम चांद, तुम चांद, चांद की ज्योति चांदनी में शीतलता रूप। मैं विरह, विरह की ज्वाल, ज्वाल का जलता हुआ स्वरूप। धड़कते मेरे आकुल प्राण। तुम मेघ, तुम मेघ, मेघ की बूंद, बूंद में
सुधा अरुतोष, तुम मेघ मेघ की बूंद बूंद में कांति सुधा अरुतोष, मैं प्यास प्यास में आस आस में मैं रहता मदहोश। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। प्रेम के गाता फिरता गान, तुम वायु चले संदेश सुगत जीवन का लेकर नाथ, मैं तेरे पथ की धूल उड़ा करता हूँ तेरे साथ, मैं तेरे पथ की धूल उड़ा करता हूँ तेरे साथ, नहीं करता अंतर का भान। तुम बीन बीन की तान, तान में सुगत गान का भान, मैं वीणा कहावत तार, टूट कर खो बैठा पहचान। वाह, तड़पता बहुत सुंदर, बहुत शंकृत सुंदर। करते तान, तुम चित्रकार, तुम चित्रकार, तुम चित्र चित्र में चित्रित मन अरुप्राण। वाह, तुम वाह। चित्रकार, तुम चित्र चित्र में चित्रित मन अरुप्राण, मैं तेरी कूंची तेरे चित्र के चित्रण का सामान। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। मैं सुंदर, तेरी बहुत कूंची सुंदर। तेरे चित्र के चित्रण का सामान, बना मैं तेरी ही पहचान। तुम वाह। शब्द, ये ध्यान सुन रहे, तुम शब्द शब्द में अर्थ, अर्थ में दिव्य अक्षरी ज्ञान। तुम शब्द शब्द में अर्थ, अर्थ में दिव्य अक्षरी ज्ञान, मैं इन सब का हूँ व्यक्त रूप, तेरी गीता क्या ज्ञान। कमाल। तेरे हस्ताक्षर का अनुमान, तुम सूरज की ज्योति की जिससे आलोकित संसार, मैं तो तेरे सांझ सकारों से ही करता प्यार, बसे तुझ में ही मेरे प्राण, तुम फूल फूल में रूप, रूप में मधुर मधुर मुस्कान। वाह, बहुत सुंदर पिताजी। ये शिवनारायण जौहरी जी मेरे ससुर भी हैं, तो मेरी आदत है तो क्षमा करें बीच बीच में। बहुत सुंदर। और अब मैं जो इनकी अगली रचना पढ़ना चाहूंगी, उसका नाम, अनुप्रास अलंकार का इतना सुंदर प्रयोग, मजा आ गया सच में सच में। और ये जो आरंभिक कविताएं हैं और अभी जो ये लिख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि कितनी अलग अभी जो है, काफी एक्टिविज्म है पिताजी की इनकी पोएम्स में। बट ये जो मैं शुरू की पढ़ रही हूँ, एक है, इसका नाम है तुम रहे प्रेरणा की तरह। तो ये जब मैंने सुनी थी तो ये गाते भी थे, जब गाते थे पिताजी पहले कभी, तो ये है तुम रहे प्रेरणा की तरह, तुम रहे प्रेरणा की तरह, भावना सा रहा मौन में, तुम रहे प्रेरणा की तरह, भावना सा रहा मौन में, और हम तुम मिले जिस जगह, उस जगह सर्जना हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर्जना माने क्रिएशन। तुम रहे वंदिता से खड़े, तुम रहे वंदिता से खड़े, वंदना में चला गूंजता, और हम तुम मिले जिस जगह, शक्ति की आराधना हो गई। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम रहे कामना ही स्वयं, तुम रहे कामना ही स्वयं, प्यास सा मैं भटकता रहा, और हम तुम मिले जिस जगह, सृष्टि की कल्पना हो गई। और ये अंतिम सुने, द्वैत तो पता होगा सबको, द्वैत अद्वैत में, तो तुम रहे प्राण से फूकते, तुम रहे प्राण से फूकते, खोखली बांसुरी मैं रहा, और हम तुम मिले जिस जगह, द्वैत की भावना खो गई, एक स्वर साधना हो गई। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो द्वैत की भावना माने जो द्वैत फिलॉसफी में बाकी जो लोग आगे सुनेंगे, अद्वैत जो है उसमें हम कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। द्वैत में हम ईश्वर को अलग मानते हैं, वो हमसे ऊपर हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। तो एक वो बोल रहे हैं कि जब हम जिस जगह हम मिले, वहां पे जो दो होने का वो था, वो खत्म हो गया, द्वैत की भावना खो गई, एक स्वर साधना हो गई। अब मैं इनकी अगर समय रहा तो इसमें से पढ़ूंगी, पर मैं इनकी कुछ अभी की जो रचनाएं हैं, मैं इनकी कविताएं पढ़ रही थी, तो आप ये देखें कि इस एज में भी
आप प्यूटिन के ऊपर लिख रहे हैं और बात है। मतलब कोरोना से लेकर प्यूटिन से लेकर राजनीतिक जो भी हलचल चल रही है भारत में, भारत के बाहर एक अलग तरह का प्रयोग भी है जिसमें आप अंग्रेजी के भी शब्दों का इस्तेमाल मैंने कुछ नई कविताओं में देखा है। तो इससे और वहां तक की जो जर्नी है वो इसमें सीधी मतलब समय के साथ आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं जनरेशन को के साथ भी, वो भी देखने लायक है कि एट अ सर्टेन एज जब आप और ये भारत के लिए स्वाधीनता में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था, तो उस समय से लेकर अब तक आप देखें कि ये किस तरह सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। तो ये एक कविता मैं इनकी सुनाना चाहती हूँ और पहले सुनाती हूँ रात। रात रात उस समय भी होती है जब मन में अंधेरा हो। रात उस समय भी होती है जब मन में अंधेरा हो, दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाए, हाथ को हाथ ढूंढता रह जाए। बहुत सुंदर। रात ही कहलाएगा वह दिन, रात ही कहलाएगा वह दिन जब मैं अकेला अपने आप को ढूंढूं और एक खालीपन के अलावा हाथ कुछ नहीं आए। जब गहराई तक डूबने पर भी विचार शून्यता घेरे रहे, रास्ता भूल जाए घने जंगल में, वह भी रात होती है। वह भी रात होती है जब दिन के उजाले में आंख की और ध्यान की दिशाएं भिन्न हो जाएं। अरे वाह। वह भी रात होती है जब दिन के उजाले में आंख की और ध्यान की दिशाएं भिन्न हो जाएं। आंख को सामने का दृश्य भी न दिखता हो, जब पेट की आग आंखों में उतर आए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, उफ, बहुत बढ़िया। दिशाएं जल उठे चारों ओर, तब रात आती है नई सुबह को गोद में लेकर। रात है उम्मीद, गुलाबी उषा से मुलाकात की, उजली जिंदगी की रंगीन लम्हों की। हर जिंदगी में एक बार पूर्वाभास दिए बगैर आती है ऐसी रात जिसका सवेरा होता नहीं। वाह। मेरी रात रानी, आप पहचानी हुई खुशबू में लपेटे हुए अपना बदन, प्यार ने पंख फिर फैला दिए हैं। चलो थोड़ी दूर तक घूम आए बैठकर इन पर। रात की सूरत से अनबन है शुरू से, एक दूजे का चेहरा देखना भाता नहीं है। दोनों ने अपने खिलौने तक अलग कर लिए हैं। दिन का खिलौना हंसती खेलती मृग्या, रात के खिलौने स्वप्न में चलते फिरते बोलते बात करते खिलौने जिनका वीडियो चला करता है सारी रात। निराशा, दुख, पीड़ा, गरीबी रात के मैग्नीफाइंग ग्लास में भयानक दिखाई देते हैं। दिन की भागा दौड़ी में निराशा, दुख, पीड़ा, गरीबी रात के मैग्नीफाइंग ग्लास में भयानक दिखाई देते हैं। दिन की भागा दौड़ी से थक कर निढाल हुए आदमी को सहारा देती है रात मीठी नींद में, थपकियां देकर तैयार करती है कल की मैराथन में भागने के लिए। तो इस कविता में आप देखें मैराथन है और मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो कुछ शब्द हैं जिस तरह से उन्होंने कविता में को एक तार में जोड़ा है, तो ये काफी मतलब अगर आपने जो पुरानी कविताएं सुनी है उससे अंतर आपको दिखाई देगा, भाषा का, फॉर्म का और वर्ड यूजेज का भी। वक्त के साथ बहुत बदला है उन्होंने अपना। हाँ, वक्त के साथ चलते हैं वो हमेशा, जैसे हम गुलजार साहब के बारे में कहते हैं ना, टाइम के हिसाब से। जी जी बिल्कुल। और एक और रचना मैं पढ़ूंगी, आदमी से आदमी का डर। आदमी से आदमी का डर बड़ा उपकार है परस्पर डर का हमारी जिंदगी पर, वरना अणु विस्फोटों की होड़ से मानव को बचाता कौन। आदमी की राख भी नहीं मिलती। जिस बंगले के आगे चौकीदार रहता हो उसमें डर का निवास है। जहां कुछ खोने को नहीं वहां के ईंट पत्थर की चौकीदारी करेगा आदमी। सब कुछ खो गया हो वहां चौकीदार का क्या काम है। डर चिपका रहता है उम्मीद की तस्वीर के पीछे। क्या बात है। बहुत डर अच्छा, चिपका बहुत रहता अच्छा। है उम्मीद की तस्वीर के पीछे। डर कुर्सी का, उसके चार पायों का, शिखर के आगे गहरी खाई होती है। क्या बात गश्त लगाता है डर, शिखर के आगे गहरी खाई होती है। गश्त लगाता है डर सत्ता के गलियारों में, दबंगों के पूरे इलाके में।
पुलिस की वर्दी में लगा रहता है, तमगे की तरह लपेट में आ जाए तो मत पूछना खैरियत उसकी। डर रहता है अंधेरी गली में जहां एक कन्या मर गई, देती रही दरो दीवार पर खून की दस्तक, लेकिन डर ने ताले डाल रखे थे हर घर में। सूने राजमार्ग पर गश्त लगाता है डर, महिला का अपहरण देखता रहता है चुपचाप। डर है न्याय के मंदिरों में, देवी देवताओं के मंदिरों में, और गुरुद्वारे के गुंबदों, मस्जिद की मीनारों और गिरजाघरों के पास। कभी तो अपने आप से लगने लगता है डर, अपने विभत्स चेहरे से, दर्पण में अपने गुनाहों के बिंब से। डर लगता है अपनों से, डर लगता है अपनों से, छिपे हुए खंजर से। डरना कोई नहीं चाहता, लेकिन सब डरते हैं अपने अपने कारणों से। सपेरा सांप से डरता नहीं, मरता है उसी के काटने से। जो जानकर अजान रहना चाहता है उस डर से, जो कर रहा है पीछा जन्म के दिन से, पर अंत में हार जाता है। नहीं है पहुंच उस चौगान तक डर की, जहां फाड़ का व्यवधान सारे सच खड़ा है तान कर सीना। न मौत का डर, न जीने की तमन्ना। न मौत का डर, न जीने की तमन्ना। बहुत थैंक बढ़िया, यू, शुक्रिया, कमाल आभार सुनने के कमाल लिए। की बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत मैंने सुंदर लिखा भी है, आह, बिल्कुल मन को झकझोरने वाली कविताएं हैं, मतलब हाँ, अंदर हलचल मचा देती हैं। तो मैं ये बस बताना हमें था। हाँ, हमारे आगे किसी एक कार्यक्रम का शीर्षक हमें रखना चाहिए डर, हाँ बिल्कुल, है ना? डर पे कविताएं। हाँ, तो कहिए आप क्या कह रही थी, सॉरी। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो मुझे जो चीज बहुत इंस्पायर करी वो ये था कि हम अपनी एज में भी आकर हम लोग ये कहने लगते हैं कि अब जो यंगस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कहते हैं कि वो हमारे जिनके साथ उनका इंटरेक्शन है कि वो इतने वो अपना जिंदगी जी चुकी हैं, वो सब कर चुकी हैं, तो एक तरह से ना वो उत्साह चला गया। सो इफ यू इंटरेक्ट, तो वो कहते हैं कि वो हेल्प नहीं करते लोग, या सक्रिय नहीं रहते, या समाज। तो इनको देखें, पिताजी को देखें, अभी हम घई जी की भी कविताएं सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि जो उत्साह है ना, ये मन की बात है, ये हमारे को अपने को साधने की बात है। क्योंकि आज के समय में जो चल रहा है, फिजिकली तो आप कंट्रीब्यूट डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, लेकिन शब्दों से तो कर ही सकते हैं, उस संवेदना को प्रकट कर सकते हैं, और तैनी नुकीली बातों के साथ। तो ये जो चीज थी, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। आई होप मैं जब तक जीऊं कुछ इसी तरह जीने की मेरी कोशिश रहेगी। पिताजी, सुना आपने अपनी कविताएं? हाँ जी, अच्छा लगा। हाँ, हाँ, अच्छा। तो ये सुमन घई जी हैं पिताजी, जो अभी हमारे साथ कनाडा से जुड़ रहे हैं। अगर आप बैठ सकते हैं तो अब हम इनकी रचनाएं सुनेंगे। हाँ। ठीक है? जैसा हाँ, जैसी सुविधा हो, हाँ, जैसी तुम्हारी सुविधा हो। ठीक है। हाँ, तो अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे सुमन घई जी को। ये हमारे साथ कनाडा से जुड़ रहे हैं, और मैं इनसे बहुत साल पहले मिली थी। उस समय क्या कहते हैं, मुझे याद है कि इन्होंने मुझसे कुछ रचनाएं मांगी थी। ये साहित्य कुंज के संपादक हैं, और मैं अभी इनका परिचय पढ़ रही हूँ, मेरी मेल खो गई है, तो बट मैं एक बात बताना चाह रही थी कि जब मैं साहित्य कुंज में इन्होंने कविताएं लिखी, और उस समय मेरे ट्विंस थे और मैं बहुत बिजी रहती थी, तो मैंने इनसे कहा कि मैं थोड़ी निराश ही थी शायद, तो मैंने इनसे कहा कि मैं अभी ज्यादा कविताएं नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं, तो बहुत बिजी रहती हूँ। तो इन्होंने जो एक सेंटेंस कहा था वो मुझे काफी समय तक याद रहा और अभी भी है। इन्होंने मुझसे कहा था, तुम कविताएं इसलिए नहीं लिख पा रही हो क्योंकि तुम अभी तक कविताएं रच रही हो। वाह, मतलब तुम बच्चों को बड़ा करना, वो जो कविताएं हैं, उन्होंने कहा कि तुम अभी कविताओं को जी रही हो, ये कहा उन्होंने। कविताएं रच नहीं रही हो, तुम अभी कविताओं को जी रही हो। तो वो चीज जब भी मुझे लगती है कि मैं बच्चों के साथ थी, मुझे हमेशा याद आता है कि आपने कहा था कि मैं
तो उसने मुझे एक नई दृष्टि दी और सच में मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल कविताओं की तरह ही जिया है। तो मैं इनका परिचय पढ़ना चाह रही हूँ अब सुना जी। तो ये जो है एक सेकंड। हाँ, तो इनका मैं ये जैसे कि मैंने बताया कि ये hindiNest.com इन्होंने इसको और अनुभूति अभिव्यक्ति में भी इनकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। और ये साहित्य कुंज जो है इसका संपादक और प्रकाशक हैं, पुस्तक बाजार.com के प्रकाशक हैं और कनाडा से प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिकी हिंदी चेतना का इन्होंने 4 वर्षों तक संपादन किया। और ये हिंदी टाइम जो कनाडा का पत्र है, समाचार पत्र, उसके भी 5 वर्षों तक प्रमुख संपादक रहे। हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा का ये इन्होंने संस्थापन किया और निदेशक भी हैं। हिंदी साहित्य सभा कनाडा के ये भूतपूर्व महासचिव भी हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं वो है लाश व अन्य कहानियां, ये ई संकलन है, ई पुस्तक जो बाजार.com से प्रकाशित हुआ। वह लावारिस नहीं थी, ये प्रवासी कथाकार श्रृंखला प्रलेख प्रकाशन प्राइवेट से प्रकाशित हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत सुमन जी। और मैं आज इनसे एक और चर्चा भी ये करने वाली हूँ और जो कि इनकी रचनाओं के बाद हम बात करेंगे कि मैंने किसी की किताब आई और उसमें जो मुख पृष्ठ पे था उसमें ही जो टाइटल था वो खुद गलत था, टाइटल मतलब किताब का। तो आज हम हिंदी ग्रामर के बारे में भी थोड़ी उनसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपके। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने कई बार जब आपने परिचय आपने जैसे दिया तो लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। अब मैं अपने शिव नारायण जौहरी जी को देखता हूँ, अभी तो मैं इनके सामने बच्चा हूँ। तो अभी भी व्यस्त हूँ चीजें करने में, तो रिटायर्ड हूँ तो समय है तो कर रहा हूँ जो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कविता जो मैं पढ़ता हूँ वो है पेंडुलम। 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 खिड़की के टूटे शीशे से झड़ती सूर्य की एक किरण। खिड़की के टूटे शीशे से झड़ती सूर्य की एक किरण टकरा के ठहरे पेंडुलम से बिखर जाती है। घुप अंधेरे सर्द कमरे में वाह मेज पर पड़ी खुली किताब पर पन्नों की स्याही मध्यम होने लगती है। वाह 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 वाह। खिड़की के टूटे शीशे से झड़ती सूर्य की एक किरण टकरा के ठहरे पेंडुलम से बिखर जाती है। घुप अंधेरे सर्द कमरे में मेज पर खुली किताब पर पन्नों की स्याही मध्यम होने लगती है। होने लगते हैं हल्के लिखे शब्द, वाह तिरने लगते हैं हवा। वाह वाह। तिरने लगे हैं हवा में मेरी जीवन गाथा बिखर रही है। मैं घबराकर समेटने लगता हूँ अपने जीवन की बिखरती कहानी, पर मेरे सर्द पपोटों से फिसल फिसल जाते हैं मेरे शब्द। वाह वाह, वाह। वाह बहुत सुंदर। ये घुप अंधेरा सर्द कमरा, ये घुप अंधेरा सर्द कमरा, ठहरा पेंडुलम, ठहरा समय, मैं जिंदा तो हूँ। वाह वाह। घबराकर वाह हथेली पर सांस महसूस करता हूँ। घबराकर हथेली पर अपनी सांस महसूस करता हूँ। उष्णता एहसास दिलाती है जीवन बाकी है, आस बाकी है, संघर्ष बाकी है। अचानक टूटे शीशे से झड़ती सूर्य की किरण मौत की नहीं जीवन की बन जाती है और ये कोरे होते पन्ने दे रहे हैं मुझे अवसर कि समेत इन शब्दों को फिर से लिखूं जीवन की अपनी कहानी अपनी शर्तों पर अपने मुताबिक। वाह वाह। बहुत सुंदर। मैं क्या बात। उठकर खिड़की खोल देता हूँ। क्या फिर से दोहराएं? मैं खिड़की खोल दूं। मैं उठकर खिड़की खोल देता हूँ। अंधेरा छट जाता है, ठहरा समय चलने लगता है पेंडुलम की टिक टिक के साथ। वाह क्या वाह। बात। वाह वेरी नाइस। बहुत अच्छे। धन्यवाद धन्यवाद।
ये कविता बहुत पहले लिखी थी, पर अभी उतनी सच जितनी उस समय थी। ये कविता कटाक्ष करती है मीडिया के ऊपर, हाँ। जो आजकल हम देख रहे हैं। हम्म, सत्य की खोज। पहले जब सत्य खोजता था तो राह में अक्सर अंगारों से जलता था। हम्म, पहले जब सत्य खोजता था तो राह में अक्सर अंगारों से जलता था। अब सब शांत है, नया गांधीवाद है। न कोई बोलता है, न कोई देखता है, न कोई सुनता है। क्या बात है। नया बहुत गांधीवाद सही है। प्रकाश, बहुत ना सही। कोई बोलता है, ना कोई देखता है, ना कोई सुनता है। अगर कोई सुनता है तो पहले गुनता है, फिर जिसकी चाहता है उसी की सुनता है। वाह 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 वाह। वाह अगर कोई वाह। सुनता है तो पहले गुनता है, फिर जिसकी चाहता है उसी की सुनता है। देखने वाला केवल स्वार्थ की एक ही आंख खोलता है। बोलने वाला अपने शब्दों को चांदी से तोलता है। इसलिए अब वह जब सत्य की खोज में निकलता है तो राह के बुझे अंगारों के रात में धंस जाता है, क्योंकि सब शांत है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अगली कविता बड़ी छोटी सी है। हम्म, तो यात्रा। मैं अपने घोड़े पर सवार हिम तुंगों का सर झुकाना चाहता। मैं अपने घोड़े पर सवार हिम तुंगों का सर झुकाना चाहता हूँ। भूल गया हूँ कि इन चोटियों पर विजय पाने के लिए पैदल चलना पड़ता है, कदम ब कदम। भूल गया हूँ कि पथरीले चिन्हों पर पद चिन्ह नहीं होते। वाह, क्या बात है, फिर से दोहराएं एक बार। मैं भूल अपने गए। घोड़े पर सवार हिम तुंगों का सर झुकाना चाहता हूँ। भूल गया हूँ कि इन चोटियों पर विजय पाने के लिए पैदल चलना पड़ता है, कदम ब कदम। भूल गया हूँ कि पथरीले रास्तों पर पद चिन्ह नहीं होते। हर एक को खोजना होता है अपना मार्ग, और नुकीले पत्थरों पर चढ़ाना होता है अपने छीले तलवों का आरख। आह, क्या क्या बात, बहुत बात अच्छी। है। वाह, गजब। बहुत वाह अच्छी। क्या बात। बहुत बढ़िया। कितना समय है मेरे पास? वाह नहीं, वो पढ़े पढ़े, एक और पढ़े, अभी है। तो ये मैं फिर ये सुनाता हूँ कि कोई एक पीरियड था। तो मेरी कविता है डाउनटाउन। हम तो सब समझते हैं उत्तरी अमेरिका वाले के डाउनटाउन क्या होता है। हाँ, तो सिटी समझने बेटे हैं ने क्या। डाउनटाउन में हाँ, कॉन्डो लिया था, तो दिन में कई बार जाना पड़ता था। तो उसकी अलग ही अनुभूति होती है। हाँ, तो उन दिनों की ये लिखी हुई कई कविताएं थी, तो उसमें से दो छोटी छोटी सुनाता हूँ। एक है उधार का सूरज, हम्म, कि जिनका सूरज की तरफ फेसिंग खिड़की नहीं होती, हम्म, उनका सूरज उधार का सूरज है। हम्म, उधार का सूरज। हर सुबह मेरा सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम में उदय होता है। सूरज, अच्छा। हर सुबह मेरा सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम में उदय होता है। सामने की बिल्डिंग के शीशों से टकराकर मेरी खिड़की से झटता जब बिखर जाता है कमरे की दीवार पर धूप का एक चौकोर टुकड़ा। वाह, क्या सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, हर सुबह मेरा सूरज पूरब नहीं पश्चिम में उदय होता है। सामने की बिल्डिंग के शीशों से टकराकर मेरी खिड़की से झटता जब बिखर जाता है कमरे की दीवार पर धूप का एक चौकोर टुकड़ा। मैं खुश हो जाता हूँ कि सूरज उधार का सही, पर मेरा अपना तो है। क्या वाह। बात। वाह बहुत बढ़िया। यस। अगली कविता है हाँ, कैदी। ये वाह, भी उसी का है, डाउनटाउन का हाँ, है। कैदी। विडंबना है कि मैं कंक्रीट के शहर में रहता हूँ और सृजन चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। विडंबना है कि कंक्रीट के वाह शहर में रहता हूँ और सृजन चाहता हूँ, जहाँ जीवन दायिनी वर्षा का जल बह जाता है गटर में। जहाँ जीवन दायिनी वर्षा का जल बह जाता है गटर में, एक भूमिगत अनछुई अनदेखी नदी में साथ ही बह जाती है मेरी संवेदनाएं, मेरी अभिव्यक्ति। हम्म, वाह, साथ ही बह जाती है मेरी संवेदनाएं और मेरी अभिव्यक्ति। हाँ, शायद शहर की सीमाओं से परे सिंची भूमि में उगती होंगी कुछ कविताएं।
क्या वाह बात है। वाह बहुत सुंदर। हाँ, शायद शहर की सीमाओं से परे सिंची भूमि में उगती होंगी कुछ कविताएं, और मैं तो कैदी हूँ इन अनलिखे सफेद पन्नों का, क्योंकि कंक्रीट के जंगल में रहता हूँ और कंक्रीट पर बीज अंकुरित नहीं होते। आहा, धन्यवाद। क्या वाह बात है, वाह बहुत वाह क्या सुंदर। बात है। सुमन जी, आपकी ये जो कविता है ना, यहाँ पर सुषम बेदी एक और साहित्यकार है, थी, अब नहीं है वो, पर हाँ वो जी। उनकी एक कविता मैंने ट्रांसलेट की थी, मैनहट्टन का आसमान। हम्म, वो न्यूयॉर्क मैनहट्टन में रहती थी, और जैसे आपने डाउनटाउन बोला, जो वहाँ की जो लाइफ है, जहाँ आपने बोला ना छोटा ऊपर एक धूप का टुकड़ा आता है, हम्म, बहुत कुछ इतना सिमिलर थॉट प्रोसेस थी उनकी भी। हम्म, सच आपने मेंशन किया तो सच तो बताऊं, मैं सुषम बेदी उनको भी जानता था मैं, और छपती नहीं है साहित्य कुंज में। हाँ। ये कविता का जन्म मैनहट्टन में ही हुआ था। उन दिनों मैं ट्रेनिंग के लिए मैं न्यू जर्सी गया हुआ था, पर बिल्कुल रिवर के दूसरी तरफ। तो अक्सर चलने के लिए मैनहट्टन घूमने फिरने के लिए चले आते थे। तो एक बार नजर पड़ी, सर उठा के देखा तो कंक्रीट, बिल्डिंग्स और ऊपर बिजली के तार, और कुछ नहीं दिखता था। कुछ नहीं दिखता। तो वो दिमाग में कई सालों तक घूमा, तो फिर कोई 10-15 साल पुरानी कविता है, नहीं, तब ये बिल्कुल लिखी सही, गई। क्योंकि शायद जैसे जैसे आपने बोला आप गए देखा, राइट? तो वो वहीं रहती थी, तो वो इसी हाँ। चीज़ को अनुभव आप लोगों के बहुत सिमिलर थे। हम्म। तो एक मैं ये बात कहना चाह रही थी कि इसी से कि मैं भी जब न्यूयॉर्क गई थी तो वहां पे तारे नहीं दिखाई देते। तो मैं किसी से कह रही थी कि न्यूयॉर्क में तारे नहीं दिखाई देते। बोले नहीं, तो तुम बूढ़े लोगों जैसी बात कर रही हो, क्योंकि सारे यंग क्राउड वांट्स टू गो टू न्यूयॉर्क। बोले क्योंकि द बिल्डिंग्स आर सो ग्लिटरी, मतलब जो सिटी लाइट्स हैं, बोले उसके आगे तारों की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, मुझे तारे चाहिए। इस बात पे परमिशन चाहूंगा। एक कविता है, वो भी हाँ बिल्कुल। डाउनटाउन की है, हाँ, बिल्कुल इसी के ऊपर चलती है। कि अब वहां पे जब बेटे के लिए कॉन्डो देख रहे थे, तो देखा कि पक्षी जो हैं वो बिल्डिंगों के बीच में उड़ रहे थे। तो एक फिनोमिना है यहाँ पर भी कि जब रात को जब माइग्रेशन होती है पक्षियों की, तो वो बिल्डिंगों के शीशों से टकरा के मरते बहुत हैं। तो उसी के ऊपर है इतिहास। हम्म, मेरे शहर का आकाश वृत्ताकार नहीं चौखानों में बटा। हम्म मेरे शहर का आकाश वृत्ताकार नहीं चौखानों में बटा है। इस शहर के पंछी उन्मुक्त आकाश में नहीं गलियारों में उड़ते हैं। हम्म, हाँ, शीशे की बनी बढ़िया। ऊंची अट्टालिकाओं में प्रतिबिंबित बादल आभास देते हैं अनंत का, और इस अनंत की थाह पाने का प्रयास करने का वालों का इतिहास नीचे फुटपाथ पे बिखरे पंखों में लिखा है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरा ख्याल मैंने तो काफी समय ले लिया, तो नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, समय का वो है ही नहीं। बौछार होता ही इसलिए कि हम आपकी कविताएं सुने, उस पे बात करें, और एक नरिश्ड फीलिंग के साथ हम जब इस कार्यक्रम को समाप्त करें, तो लगा कि हाँ, कुछ जिया आज, कुछ सीखा, कुछ कुछ पढ़ा। तो मैं आपसे फिर मुखातिब होंगी। पहले हम आदर्श अवस्थी जी की कविताएं, और उसके बाद उनकी आरसी अवस्थी है, राइट टॉपिक? हाँ डॉक्टर रमेश चंद्र डॉक्टर रमेश हाँ। मैं अगर अंशु अगर परमिशन हो तो मैं पहले पाप हाँ बिल्कुल, जैसा। एक सेकंड, मैं तुम शुरू करो बोलना, मैं एक सेकंड आती हूँ। मेरा ये कनेक्टर, मैं देखूं मेरी बेटी वीडियो तो नहीं चलाई। 1 सेकंड। सुमन जी बहुत सुंदर लिखा है आपने, एकदम आनंद आ गया। बस ये होता है कि कभी कभी जैसे बोलते हैं ना कि राइटर्स ब्लॉक, लिखने में अवरोध आ जाता है। आजकल उससे जूझ रहा हूँ। कविताएं 2 साल से नहीं लिखी। मतलब कविताएं क्या आपने कहा, आप जी रहे हैं, अब लिखी नहीं। कविता जी। नहीं नहीं, आप तो जैसे एक कविता लिखी थी, कविता तुम लौट आओ,
अच्छा। तो वेरी गुड, बस वेरी नाइस। तो होता है कि कहानी और लिखने में मेरे कोई दोनों समस्या बच्चे नहीं है। बहुत, सॉरी, जी, मैं ठीक कह रही ठीक। थी मैं भी जुड़वा बच्चों की माँ हूँ और कई बार समय नहीं मिलता, अभी 11 साल के ही हैं, तो मुझे वो आपकी बात मेरे दिल में बैठ गई है। नहीं, बिल्कुल होता है। एक यूएसए के राइटर है, रचना श्रीवास्तव। हाँ। जी, हाँ, मैं उन्होंने आरंभिक जानती दिनों हूँ। में मुझे एक कहानी लिख के भेजी, तो बहुत गलतियां थी उसमें। तो पर जी। कहानी का भाव इतना अच्छा था, मैंने उनको ईमेल लिखे, मैंने कहा आप लिखती रहिए, ठीक मैं करता रहूंगा, पर जो आपने लिखा है वो जो एक्सपीरियंस है, हम तो उसमें से गुजर चुके थे उस समय, और वो फिर से वो एक किस्म से रिफ्रेश हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। हाँ। तो हाँ। हाँ। चलिए, अच्छा, पापा, मेरे पापा, उनका नाम है डॉक्टर रमेश। वो 2018 में उनका देहांत हो गया, और बचपन से ही मम्मी पापा मेरे दोनों लिखते रहे हैं, लखनऊ के कवि सम्मेलनों में जाते रहे हैं, हुल्लड़ मुरादाबादी वगैरह हमारे घर आते रहे हैं, और काका हाथरसी और तो ऐसे कवियों के साथ हम पले बड़े हुए हैं। और पापा मम्मी के लिए ये गा के सुनाते थे उनको, उनकी एनिवर्सरी पे उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो मेरे लिए तो जैसे लोरी थी, मैंने उसका रोमांटिसिज्म तो देखा ही नहीं, मेरे लिए तो इट वाज जस्ट अ साउंड आई ग्रो अप विद। तो ये इसकी जो धुन है वो पापा ने ही सेट करी थी, और मैंने कभी उनसे एक्टिवली सीखी नहीं, लेकिन मेरे मेरे जहन में बैठी हुई है बचपन से। तो पापा ने लिखा कि जन्म जन्म के बंधन में बंध जाने को मन करता है, जन्म जन्म के बंधन में बंध जाने को मन करता है, प्रिय उलझ तुम्हारी अलकों में अलसाने। शब्दों के अर्थ मुझे बड़े होके समझ में आए, मुझे उस समय सिर्फ ये लोरी जैसी सुनाई देती थी। प्रिय उलझ तुम्हारी अलकों में अलसाने को मन करता है, दिन दोपहरिया कट जाती है, संध्या बेला आ जाती है, सुधुर पलने में प्रिय मुझको झपकी आ जाती है, सुमधुर स्मृति के पलने में प्रिय मुझको झपकी आ जाती है, रात्रि तीसरे प्रहर न रहता, पहरेदार कैद पर मन की। इसको गौर से सुने, रात्रि तीसरे वाह। प्रहर न रहता, पहरेदार कैद पर मन की, संयम वधु सकुचा वाह। जाती है, संयम वधु सकुचा जाती, छल जाने को मन करता है, संयम वधु क्या बात है। सकुचा जाती, छल जाने को जन्म जन्म के बंधन में बंध जाने को मन करता है, नयन उनींदे वाह। बोझल पलकें, नयन उनींदे बोझल पलकें, यदा कदा जब उठ जाती हैं, सृष्टि थम गई यूं लगता है, और बाहरें थम जाती हैं। मम्मी की आंखों के बारे में कह रहे हैं क्या बात है। कि नयन नींदे हाँ। बोझल पलके, यदा कदा जब उठ जाती हैं, सृष्टि थम गई यूं लगता है, और बाहरें थम जाती हैं, प्रिय तुम कितने प्रिय लगते हो, कुछ एहसास न होगा, बस बंधन में बांध तुम्हें दुलराने को मन करता है, बहुत सुंदर। बस वाह। बंधन में बांध वाह। तुम्हें क्या बात है। दुलराने। पॉपी, इस पे बहुत पानी सवाल है। बहुत सॉरी, सुंदर कविता है, बहुत सुंदर कविता है। नहीं नहीं, सॉरी नहीं, बहुत सुंदर कविता है, बहुत ही भावपूर्ण। सोचो पॉपी, नहीं, यहाँ पे सब लोग बात करते हैं आई लव यू आई लव यू, ये इससे अच्छा आई लव यू मतलब बोलने का तरीका और क्या हो सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इतना दिल से निकला हुआ, बिल्कुल। प्रिय रोम आज रोम में व्याप्त, आज इसका आखिरी आखिरी स्टैंजा है कि प्रिय रोम रोम में व्याप्त हो गए,
सांस सांस बावरी हो गई, ऐसी रंगी तुम्हारे रंग में राधा भी सांवरी हो गई। वाह ये क्या क्या ऐसे मेल बहुत फीमेल सुंदर। के लिए लिखा है, लेकिन जेंडर का कोई इशू नहीं है। लास्ट उसमें सुनिए तो, है ना, लाइक इज जेंडरलेसली रिटन इट कि ये रोम रोम में व्याप्त हो गए, सांस सांस बावरी हो गई, ऐसी रंगी तुम्हारे रंग में राधा भी सांवरी हो गई। उमड़ घुमड़ते मेघों को आकर समझा दे, गोवर्धन पे ब्रिजवासी हर्षाने को मन करता है, वाह जन्म वाह वाह जन्म के बहुत बंधन ही में सुंदर। बंध जाने को मन करता है, क्या बात बहुत है प्रिय सुंदर, उलझ बहुत सुंदर। तुम्हारी पलकों में अलसाने को। बहुत सुंदर। और तुमने गाया भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। बहुत सुंदर गाया है। थैंक यू। ये कोमल भाव, कोमल शब्द, कोमल गायन, और बहुत इतनी अच्छा, बहुत प्योरिटी सुंदर। के साथ, राइट, कितनी पवित्र सी भावनाएं लगती है आपको उसमें, हाँ, इतना जेन्युइन है सब कुछ की। अंशु। हाँ पिताजी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब थैंक अब यू ऐसा है अंकल, कि थैंक यू। ए, जो जाइए तुम्हारे हाँ तुम्हारे कार्यक्रम में जो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब आप आराम करिए। हाँ। हाँ तो, चलिए, नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। हम्म, थैंक यू। चलिए। हमारी रचनाएं ठीक थी। अरे बहुत अच्छी थी, आपने सुना ना। सुन हाँ रहे हैं। हाँ। अब ये पॉपी की फिर से कविता सुनते हैं, ये इन्होंने अपने फादर के लिए जो लिखी है। तो नमस्ते नमस्ते पिताजी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते अब आगे क्या कार्यक्रम है? जी। आगे किस बात पे है? हाँ पॉपी आप सुनाए। ओके। आगे जो सम्मेलन होगा वो किस बात पे होगा? अच्छा वो पिताजी, आगे क्या है कह रहे हैं, शायद पूछ रहे हैं कि आगे क्या है, राइट। आगे क्या है, अभी ये पॉपी अपनी कविताएं पढ़ रही हैं, उसके बाद हम हम्म, थोड़ी सी हिंदी पे चर्चा करेंगे। अच्छा। हाँ अच्छा, नमस्ते पिताजी। नमस्ते है, खुश हाँ रहो। हाँ जी नमस्ते नमस्ते। अंकल। सो स्वीट। नमस्ते आंटी। सो स्वीट, अमेजिंग। हाँ तो पापा ने हाँ ये भैया, मेरे भैया की डेथ हुई जब वो 15 साल के थे, तो उनकी पापा बहुत चुप हो गए थे, पर 1 साल बाद पापा ने ये कविता लिखी। और ये भैया के लिए नहीं लिखी है, लेकिन डेथ के बारे में लिखी है कि मैं चला जा रहा था रोज गंगा के तट पर, स्वर्णवास की महिमामय पवित्र भूमि पर, धीरे धीरे बहती थी वो अमृत धारा, यूं ली शोक शांत मन प्यारा प्यारा। कहीं अनेकों नर नारी थे, कहीं विहंग माला गाती थी, कहीं अनेकों नर नारी थे, कहीं विहंग माला गाती थी, कहीं किनारे पर लटके पेड़ों को पवन झुला जाती थी। वाह अनायास स्तब्ध हुआ मैं। अब ये इन्होंने ऐसे सीन खींचा है, उसके बाद कहते हैं हाँ, अनायास स्तब्ध हुआ मैं, दृष्टि पड़ गई एक ढेर पर। अनायास स्तब्ध हुआ मैं, एक दृष्टि पड़ गई एक ढेर पर, जो था ढेर अस्थि पंजर का पड़ा हुआ था गंगा तट पर। वाह जो था ढेर अस्थि पंजर का पड़ा हुआ था गंगा तट पर। तब मैंने उन सब से पूछा, बोलो तुम हो किस शरीर की? वाह वाह। बोलो तुम किस किस शरीर शरीर की। की? मौन शब्द में वे सब बोली, मौन शब्द में वे सब बोली, हम सब हैं मानव शरीर की। हाँ मैं हूं कर की कटी की, पैरों की नितंब की, कपोल की कपाल की, वक्ष स्थल के अस्थि क्या जाल बात की। है।
मैं हूं कर की कटी की, पैरों की, नितंब की, कपोल की, कपाल की, वक्ष स्थल के अस्थि जाल की। हम सबने ही मिलकर वो मानव रूप बनाया था। हम में थी प्राण शक्ति, हम में संसार समाया था। प्राण शक्ति हम में संसार समाया था। हम में थी वो चंचल आंखें, वो अरुण कपोलों की लाली। हम में थी वो चंचल आंखें, वो अरुण कपोलों की लाली, जो हमको अपना कहते थे, छूट गए सब आसपास। वाह जो हमको अपना कहते थे, सब छूट गए आसपास। जो हमको अपना कहते थे, वो वो छूट गए। हमें जलाकर चले गए। जो हमको अपना कहते थे, वो हमें जलाकर चले गए। जिनको हमने सुख शैया दी, वो अग्नि लगाकर चले गए। वाह वाह जिनको हमने सुख शैया दी, वो अग्नि लगाकर चले गए। चले गए। जो अवशेष रहे, उठा लाया जाकर। फिर से रिपीट जो करें। अवशेष रह गए हैं, जो अवशेष रह गए हैं, वो पुत्र उठा लाया जाकर। हम्म फिर फेंक गया वो हम सबको गंगा माँ के पावन तट पर। हम्म फिर फेंक गया वो हम सबको गंगा माँ के पावन तट पर। हम पड़ी हुई हैं जली हुई, जीवन की कथा सुनाने को। ये रूप रंग सब मिथ्या है, बस इतनी बात बताने को। क्या बात है। ये हाँ ये जग झूठा, ये मग झूठा, ये कंचन सी काया झूठी। है राम नाम ही सत्य, सभी माया झूठी। सभी शेष माया झूठी। वाह है राम बहुत नाम सुंदर। ये सत्य, सभी शेष माया झूठी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा। मतलब कितना एक बड़ा सच है इसमें, कितना सार मैंने है। भी एक बार जब एक्सरे देखा पहली बार, मुझे याद है, तो मैं सोची कि अच्छा मैं अंदर से ऐसी हूँ। इसके कई अर्थ हो सकते हैं अंशु। एक्सरे देखो हड्डियां। और इससे अंदर से बिल्कुल मैं सिर्फ हड्डी हूँ। और इससे बिल्कुल अलग आप सबको इस बात से बिल्कुल कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, बट वो पंचतंत्र की कहानी नहीं थी, वो 4 ब्राह्मणों वाली। हाँ जब तक राइट। उसमें श्वास नहीं फूकी तब तक क्या था वो? हाँ तो हाँ, सारी वो है। जिंदगी इस सांस के अंदर जाने और इस सांस के निकलने तक ही तो पूरी जिंदगी या रिश्ते या मोह माया सब कुछ है। हाँ पर गया अंदर या नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं ना। हाँ आई थिंक सांस के अलावा एक और चीज भी जो है, मुझे लगता है खाली सांसों का चलना is doesn't define us, or rather I will take it more on myself. There's this sense of consciousness जो हम सब में हाँ, है। मतलब मैं अगर वो मेरा सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है तो मैं नहीं हूँ वो, मतलब फिर बिकॉज सांस तो वेंटिलेटर से भी आप पड़े रहे, वो जीना नहीं, मतलब। मैं सॉरी अंशु जी, मैं लिटरल सेंस में श्वास नहीं, मेरा मतलब वही था। हाँ मैं समझ रही हूँ जो आपका, लेकिन प्राण मैं तो शक्ति आपकी, अंदर हाँ होती है। हाँ नहीं मैं समझी, पर मैं एक कहना चाहिए ना, जैसे आपकी बात से मुझे जो कनेक्शन फील हुआ कि समटाइम्स वी थिंक कि जस्ट देह का चलना जो है वो इट्स मोर रिलेटेड टू जो सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस हम में अभी है या आज है, और अगर वो कॉन्शियसनेस नहीं है तो मतलब देन आई डोंट नो व्हाट आई एम नहीं, बेसिकली। पॉपी ने मुझे सजेस्ट करी थी, नेटफ्लिक्स पे सीरीज में बताना भूल गई थी, सर्वाइविंग डेथ। amazing. अमेजिंग, अच्छा अच्छा। अमेजिंग। उसमें Surviving death, आप it जिस talks about हाँ, the consciousness. Yeah. आप जिस ये बात कर रहे हो ना, आपको देखना चाहिए। इनफैक्ट आप अच्छा लोग मतलब सबको ही देखना चाहिए। सुमन जी You आप भी must watch ज़रूर it. देखें, बहुत अच्छा है। Mm. अच्छा अच्छा। वेरी मच ऑन There द now modern scientists, Anshu, are exploring the idea of consciousness, कॉन्शियस। that it might actually sit outside the brain, and the thought that the brain doesn't, the consciousness is not because of the brain is because of the consciousness. आई गेस So that's what दैट they're इज वन वे टू exploring. पुट इट, यस। वही तो एक मुझे बिल्कुल और लगता सही। है जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, अपने मन की सुनो, अपने हम्म, दिल की सुनो। दिमाग कुछ कहता है, दिल कहीं कुछ कहता है। एक्चुअली दिल इज अ पीस ऑफ मसल, वो कुछ नहीं करता सिवाय धड़कने के। हाँ वही वापस वो लिटरल सेंस में वो है, बट अंदर मन इज सब लाइक कुछ दिमाग में ही है, देयर इज मन इज ऑल्सो योर ब्रेन। सो व्हेन दे से नहीं दिमाग की मत सुनो, दिल की सुनो, एक्चुअली एवरीथिंग इज इन दिमाग। दिल इज लाइक जस्ट
I mean, if you go scientifically, biologically, right, it's more just a piece of muscle which is just वही वो कॉन्शियसनेस पे ही बात है ना कि आप किसी के साथ कुछ गलत करो, राइट? तो अंदर से आपको पता रहता है, कोई आपको अंदर से कह रहा होता है गलत किया है तुमने। वो हाँ, हाँ, कॉन्शियसनेस है। सही बात है। और अगर रिपीटेड करते रहो तो वो चुप हो जाता है फिर। हाँ, क्योंकि आप मार रहे हो उस चीज को ना। नहीं, दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू। सीरियल किलर्स में क्या होता है, उनका वो सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता नहीं, आई डोंट एग्री टू दैट। आई थिंक दैट हमारा थोड़ा सा है। अपना डाइवर्ट है हो गया, अलग बट दे टॉपिक। आर, हाँ, that is more because biologically there are some functions of the brain which are not normal for people to this, so they don't feel that empathy that हमारे brain में जो centers हैं, that's how we feel empathy. किसी का larger होता है how you feel, but for them they have studied the brain and it's a little bit, there's a different Different, anatomy of the yeah. brain because हाँ, of which they stop feeling. हाँ, So scientifically. lovely discussion. I would like to sit all of us फिर से, but abhi let's listen to just other point from Poppy. Thank you so much. Loved it. तो ये वाली कविताएं मेरी मम्मी की लिखी हुई हैं। मम्मी का नाम है अवस्थी और फिर मम्मी से और उन्होंने पॉपी एक बार PhD फिर बोलो, मेरा कनेक्शन काफी फ्रेल है आज तो। बहुत मेरा बहुत फिर से नाम बोलो। आदर्श अवस्थी की कविताएं आप पढ़ने जा रही हैं। डॉक्टर आदर्श अवस्थी की कविताएं पढ़ूंगी। और मेरी मम्मी हैं वो और बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छा लिखती हैं, मास्टर्स हैं इंग्लिश में भी बहुत अच्छी पोएट्री लिखती हैं। तो ये जो पहली कविता है इसका नाम इन्होंने रखा है विदाई। तो ये भी मेरे भैया के लिए उन्होंने लिखी थी। अच्छा। तो एक माँ के रूप में लिखी है कि इतने वर्षों बाद, अच्छा नहीं गलत कविता पढ़ रही हूँ, सॉरी। अभिनंदन पर्व बनी, आई अपोलोजाइज। तो इसका नाम रखा है विदाई। उन्होंने लिखा कि इतने वर्षों बाद आज फिर वही वार, वो कहते हैं ना शनिवार सोमवार, आज फिर वही वार जब तुम्हें विदा किया था। अच्छा, वाह। इतने वर्षों बाद आज फिर वही वार जब तुम्हें विदा किया था, एक फूल अर्पित कर अंतिम बार। क्या बात है। एक फूल अर्पित कर अंतिम बार, बोलते होंठ चुप होने से पहले ही बहुत चुप हो गए। बोलते होंठ चुप होने से पहले ही बहुत चुप हो गए। ना आंसू ना आह, श्वेत घोड़े वाला राजकुमार सफेद चादर से आवृत हो गया अदृश्य। ना आंसू ना आह, श्वेत घोड़े वाला राजकुमार सफेद चादर से आवृत हो गया अदृश्य अचानक बादलों के पार। और मेरा सवालिया मन आज भी ठिठका है वहीं। और मेरा सवालिया मन अदृश्य हो गया अचानक बादलों के पार। बादलों के पार। वो फिर उन्होंने पूर्ण विराम लगाया, फिर कहती हैं कि और मेरा सवालिया मन आज भी ठिठका है वहीं। वाह। कि मेरे वजूद का सबसे बड़ा सच, कि मेरे वजूद का सबसे बड़ा सच झूठ कैसे हो गया। वाह वाह। कि मेरे वजूद का सबसे बड़ा सच झूठ कैसे हो गया। फिर ये दूसरी कविता मम्मी ने पापा के जाने के बाद लिखी थी कि तीज थी मेरे ख्याल में एक दिन, तो मम्मी तीज पे मेहंदी लगवाया करती थी। तो इस बार उन्होंने फिर मेहंदी लगवाई पिछले साल, और फिर ये उन्होंने कविता लिखी कि अभी फिर उसका शीर्षक उन्होंने डाला है एक और विदाई। एक और विदाई। अभिनंदन पर्व बनी वह सावन की हरियाली तीज। अभिनंदन पर्व बनी वह सावन की हरियाली तीज। 44 वर्ष पूर्व एक सूत्र में बंधने का संकल्प हुआ सम्मानित। एक सूत्र में बंधने का संकल्प हुआ सम्मानित। पावसी पवन सेतु पर विचरण कर आई चेतना। पावसी पवन सेतु पर विचरण कर आई चेतना। क्षितिज पार भी स्वर्ग के द्वार भी वह बंधन वह कारा थी कितनी सुखकारी उस श्रावणी शाम। थी कितनी सुखकारी उस श्रावणी शाम।
बरसने को आकुल ठहर गई बदरी भी कारी कारी। बरसने को आकुल ठहर गई बदरी भी कारी कारी। संझाई घास पर पैरों के नाखूनों की लाली पर दृग ठिठक गए। वाह। संझाई घास पर पैरों के नाखूनों की लाली पर दृग ठिठक गए। बहुत देर तक मुखरित मौन में सन्नहित। वाह। बहुत बहुत देर तक मुखरित मौन में सन्नहित एक धुन निशब्द हमने साथ गाई। वाह। हाँ। एक धुन निशब्द हमने साथ गाई। आज फिर वही तीज है और हरियाली भी। आज फिर वही तीज है और हरियाली भी। पर सराय से निकल गया बटोही महाप्रयाण पर। वाह। बढ़िया। पर सराय से निकल गया बटोही महाप्रयाण पर। धीर धरे चुपचाप, धीर धरे चुपचाप देकर एक अमिट अवसाद, देकर एक अमिट अवसाद। और एक प्रश्न मेरे मन में, और एक प्रश्न मेरे मन में, अधिक अंधेरी सुबह है या अधिक अंधेरी रात? वाह, क्या बात है। अधिक अंधेरी सुबह है या अधिक अंधेरी रात। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। वो आ ही नहीं पाई, मतलब अगर आती तो बहुत अच्छा लगता। तो शायद कोशिश कर रही थी, आई थिंक कुछ इंटरनेट कनेक्शन इश्यूज। हाँ, बड़ी कोशिश कर रही और शायद आंटी के लिए ये बोलना बहुत मुश्किल भी होता। मुश्किल होता। अच्छा ही नहीं आया। कॉपी बहुत बार। तो अब मैं एक और बात, अब मैं उस पे हम जो बात कर रहे थे हिंदी ग्रामर पे, तो मैं जैसे बता रही थी कि हम जब आजकल हिंदी लिख रहे हैं और बिकॉज अमेज़न के कारण, या जो पहले क्या होता था कि आप किताब छपने अगर दे रहे हैं किसी को, तो प्रकाशक उसको एक बार एडिट कराता था, उनके खुद के एडिटर होते थे, एक प्रक्रिया होती थी जिसको ऑथर के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ के उसकी त्रुटियों को ठीक करता था। आजकल सेल्फ पब्लिशिंग, मैं उसको खराब नहीं समझती, मतलब आप डेफिनेटली ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। मुझे पर जिस बात से ऑब्जेक्शन कह लें या मुझे खटकती है जो बात, वो ये है कि आप उसको एडिट ना करके, तो जो किताब आप छाप रहे हैं या आप विद यूट्यूब ये सब मीडिया में आप देखेंगे कि लोग कविताएं पढ़ रहे हैं पर उनकी लिंग भी गलत है, हिंदी में लिख रहे हैं और उसको आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, उसको इतने लोग देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये सही है। क्योंकि एक चीज पर जब आप किसी चीज को प्रसारित करते हैं, मतलब आपके ऊपर ये दायित्व बनता है कि आप एटलीस्ट ग्रामेटिकली या जो भाषा की जो खाके हैं उनको मेंटेन करके रखें। तो मैं किसी की किताब पब्लिश हुई, उन्होंने फोटो चिपकाया और उस पे जो उनका टाइटल था वही वर्तनी में बिल्कुल गलत था। तो आप ये सोचें कि वो कहना डोंट जज द बुक बाय द कवर, एंड यू शुड नॉट, आई गेस, बट आई वाज लाइक, इफ द कवर इज लाइक दैट, व्हाट विल बी इनसाइड, अंदर क्या है, कितनी गलतियां हैं, कितना चीज है। तो ये जो एक सिलसिला है मेरे हिसाब से, जो भाषा को एक तरह से कमजोर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसको मैला करता है मेरे हिसाब से। तो हम लोग जब पब्लिक परफॉर्मेंस देते हैं, एटलीस्ट उसमें हमारी ये दायित्व तो बनता है मेरे हिसाब से कि आप कम से कम उस भाषा की जो सही पहचान है उसको आप दूसरों के सामने रखें, क्योंकि तभी जो देखने वाला है वो भी सीखेगा। तो इस संबंध में मैं घई जी के ये फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं जो हिंदी की कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। अब मैं उनसे ही बात करूंगी, आपका भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा नहीं? आप मुझे जो बता रहे थे, जो एक जद के बारे में कह रहे थे आप। ऐसा है कि ये मेरा बड़ा, जिसे बोलते हैं, प्रिय विषय इस सेंस से है। पहले मेरी बैकग्राउंड जो है, 10वीं के बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ा और यहाँ पर मैं बड़ी छोटी उम्र में आया, तो जब तक इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे हिंदी आई, तब तक मैं हिंदी की, जिसे बोलते हैं, वोकैबुलरी, शब्दावली भूल चुका था। बहुत समस्या हुई और तब यहाँ पे कोई डिक्शनरी भी नहीं मिलती थी। फाइनली मैंने
एक्सक्यूज मी, न्यूयॉर्क से ऑनलाइन पहली बार मैंने मंगवाई थी डिक्शनरी। तो ये जो समस्या जो इसकी बात हेलो। आप कर रही हैं, पहले था कि हमेशा संपादन होता था पुस्तकों का भी excuse me, और पत्र पत्रिकाओं का भी अच्छे से। जी उसके बाद जब पहली बार ब्लॉग्स बनने शुरू हुए, उससे सब कुछ ही सब रूल जो थे, नियम जो थे, तो वो खत्म हो गए। हम्म पहले ऐसे था कि मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं लोगों को टोकता था। कई लोग मानने को तैयार नहीं होते थे या उनके अहंकार को चोट पहुंचती थी। जी तो वो अचानक उन्हें लगा, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना ब्लॉग फ्री में मिलता है, जो मर्जी लिखो, हाँ जो मर्जी लिखो, लिखने लग गए। हम्म ऐसे एक व्यंग लिखते हैं, बहुत अच्छा व्यंग लिखते हैं, नाम तो नहीं लूंगा। तो मैंने उनको ऑफर किया, मैंने कहा देखिए आप व्यंग लिखते हैं, अच्छे होते हैं, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, पर एक बार आप मुझे दिखा लीजिए भेजने से करने से पहले, ताकि होता है ना कि हम वैसे भी कह देते हैं सेकंड सेट ऑफ आईज, कि वो हाँ कि जो गलती हमें आप नहीं दिखती दूसरे को सामने दिखती है। जी जी तो उन्होंने बुरा माना उस बात का। अच्छा तो अभी भी वैसे लिख रहे हैं। हालांकि अब भारत में, क्योंकि ब्लॉग में जो छोटे न्यूज़पेपर हैं, ब्लॉग से उठा के वहां पे प्रकाशित कर रहे हैं, तो वो भी जी उसकी कटिंग्स वगैरह भी वो पोस्ट करती हैं, पर अभी भी गलत है। तो ये वाली प्रॉब्लम, समस्या जो है तब से शुरू हुई ज्यादातर। जी उसके बाद सेल्फ पब्लिकेशन, मैं उनका नाम लूंगा स्पष्ट, प्रतिलिपि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अब उसमें ये कि इतने मिलियन लेखक हैं, इतने मिलियन रचनाएं हैं, वो किसी संपादन के थ्रू तो जाती नहीं। जी जिसके मन में जो आया उसने उसको वैसे कर दिया। जी अब जो यूनिकोड से पहले जो थे वो टीटीएफ फॉन्ट चलते थे, जिसमें कृतिदेव, चाणक्य, ऐसे 5-6 फॉन्ट पॉपुलर जी थे जी हाँ पब्लिशिंग। हाँ कृतिदेव उसके वगैरह बाद उन्होंने उसको यूटिलिटीज बनाई यूनिकोड में कन्वर्ट करने के लिए। जी 100% कन्वर्जन नहीं होती, जी जी तो उसमें गलतियां इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। जी अब जो सेल्फ पब्लिकेशन वाले हैं, कोई भी वहां पे जाके चिपका देता है, जी वो पब्लिश हो जाता है। जी इंग्लैंड के कहानीकार है तेजिंदर शर्मा, मेरे दोस्त हैं, जी काफी उनसे मित्रता है। तो एक बार प्रतिलिपि पे मैंने उनका कुछ पढ़ा, तो मैंने उनको फोन किया, मैं कहा तेजिंदर भाई, आपका प्रतिलिपि में छप रहा है? कहता हाँ, वो अपने आप उठाते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। मैं कहा भैया एक बार हम्म पढ़ तो क्या करो। कहते जी क्यों? मैंने कहा इतनी गलतियां हैं, नाम तुम्हारा लगा हुआ है, तो वो तो कहेंगे तेजिंदर ऐसा लिखता है। हाँ हाँ और यही बात जब शोध निबंध साहित्य कुंज के मेरे पास आए, जी खास बात है कि जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनमें गलतियां कम होती हैं। जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर हैं, उनमें गलतियां ज्यादा होती हैं। जी 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 और वो गलतियां कॉमन मिस्टेक्स हैं। वो कॉमन जी मिस्टेक्स इसलिए हैं कि वो प्रिंटेड मैटर को टाइपिस्ट को पकड़ा देते हैं कि भाई तुम टाइप कर दो। राइट अच्छा, टाइप होती थी वो उनके हाथ बैठे हुए हैं कृति देव के ऊपर। उसमें क्या होता था कि जहाँ पे टाइप करना मुश्किल है, जैसे बड़ा ऊ लिखना है, तो उसके लिए आपको ऊपर की रो पे जाना पड़ेगा, वो नीचे वाली रो से काम चला देते हैं। ऐसे रूप जो है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है और छोटे ऊ की लगा देते हैं। हाँ अब प्रोफेसर ने तो पढ़ा नहीं, उसने भी उसको पब्लिशिंग के लिए भेज दिया। तो आम संपादक वो कहेगा कि अरे इसकी है, मैं इसको कैसे टोकूं, वो वैसे प्रिंट कर देता है। और उसको जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, हाँ देखिए कहाँ तक जाती है, वो पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अरे तो ये तो प्रोफेसर का लिखा हुआ है, यही स्पेलिंग ठीक होंगे,
मेरे गलत है। ओहो। तो और फिर एक जनरेशन ऐसी तैयार हो चुकी है जिन्हें सही गलत का कुछ पता ही नहीं। उसके बाद आई पंक्चुएशन की बात। इंडिया में पंक्चुएशन की किसी को कोई सेंस नहीं है। अब उसमें प्रॉब्लम फिर ये टेक्निकल आ जाती है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड कंप्यूटर्स की है, तो कुछ फॉन्ट्स मैंने बनाए। तो फॉन्ट्स बनाते हुए मुझे फील हाँ हुआ कि अरे ये कृतिदेव में गलतियां जो हैं वो इसलिए हैं कि डिजाइन करने वाला खुद कभी हिंदी टाइप करता नहीं था। जी अब फॉन्ट भी उन्होंने गलत डिजाइन किया। फॉन्ट के अंदर एक वर्ड होता है, कर्निंग बोलते हैं, कि कैरेक्टर से पहले कितनी स्पेस रहेगी और कैरेक्टर के बाद में कितनी स्पेस रहेगी। अब देखिए, जैसे एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर ए लिखा जाएगा तो वो पूरा ब्लॉक घेर लेता है, पर आई जब लिखेंगे तो आई तो सेंटर में एक लाइन है, अगर वो ब्लॉक के आगे पीछे जगह जो बढ़ गई बच गई उसको कर्निंग बोलते हैं। अब इंडिया में जब फॉन्ट्स डिजाइन हुए तो उन्होंने कर्निंग की परवाह नहीं की। उसमें किसी फॉन्ट में पूर्ण अच्छा विराम बिल्कुल साथ में जुड़ जाता है और जी पूर्ण जी विराम डिस्टेंस पे आता है। अब ये टाइपिस्ट क्या करे बेचारा, वो उसमें स्पेस डालने लग गया, दूसरे फॉन्ट में गया या कंप्यूटर पे जब गया तो वह पूर्ण विराम से पहले स्पेस आ गई। अब वो अच्छा लोग बाग पूर्ण राइट विराम से पहले स्पेस डालते हैं, कॉमा से पहले स्पेस डालते हैं। ये आया है क्योंकि फॉन्ट डिजाइन हाँ सही नहीं हुआ। समस्या ये है नहीं कि पर मैं एक्चुअली तकनीकी बातों के बारे में नहीं बात कर रही थी। मैं जो बात करना चाह रही थी वो इस बात पे भी कि हम जब नुक्ता लगाते हैं, जैसे हंसना, वो हंस रहा है, और हंस, तो दोनों में आप देखेंगे कि हंसना जब लिख रहे हैं तब भी लोग एक डॉट लगा के आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल और सही बात हंस है। लिख रहे हैं। वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी समस्या है इस टाइम कि फाइनली अब मैं हिंदी साहित्य कुंज के लिए हिंदी प्रूफ रीडिंग की यूटिलिटी बनवा रहा हूँ। ओह वेरी और नाइस। अच्छा, कंडीशन होगी वेरी बड़ बहुत बढ़िया। हाँ तो, क्या हालांकि मेरा पॉकेट से वो खर्च हो रहा है, पर ये है कि कम से कम एक चीज बन तो जाएगी। अरे नहीं, शब्द बिल्कुल कोशों की आप, गलती नहीं, बिल्कुल शब्द बहुत कोश अच्छा प्रयास है, बल्कि पॉकेट से क्यों, हम हमें मनी रेज करना चाहिए हिंदी का, अगर ये यूटिलिटी है और देखिए अगर ये। अंशु जी, मेरा अपना अनुभव है कि अगर सेम विचारधारा वाले लोग मिल जाए तो सही है, नहीं तो हतोत्साहित करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल तो सही। शुरू में मैंने एक संपादकीय में कहीं लिख दिया कि भाई मैं अगले साल ये मैं करने वाला हूँ। हम्म तो उसी टाइम मेरे को एक दो ने तो कहा ठीक है, बाकी ज्यादातर ये कहने वाले थे अरे ये गूगल कर रहा है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। मैंने कहा मैं उन सबको स्टडी कर चुका हूँ, हाँ और नहीं नहीं उनमें उनमें भी गलतियां हैं। नहीं नहीं, वो कैसे होंगी गलतियां, क्योंकि भाषा जब सी, एक प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट है और एक हिंदी का एस्पेक्ट है, तो वो आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं गूगल वगैरह वो करेंगे, उसके लिए उनमें हिंदी की जो एडिटिंग वाली कैपेबिलिटी नहीं। जैसे मैंने आपको हंसना और हंस का एग्जांपल दिया। अब ये मेरी एक कविता थी जिसमें मैंने लिखा था कि मन से जन्म लगते कोमल किसी भाव के, तो ये भाव मैंने कृतिदेव में डाला था, और जब वो कन्वर्जन हुआ, और मैं जब वो मेरे पास फाइल भेज रहे थे तो मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर उसको उसी तरह से करता था, पर उनकी तरफ उनको दिख रहा था मन से जन्मने लगते कोमल किसी शब्द के। तो कर्म मर्म से जन्मे लगते कोमल किसी भाव के, बिकम्स मर्म से जन्मे लगते कोमल किसी शब्द के। जब अब किताब छप के आई और मैंने कविता पढ़ा, मैंने कहा शब्द के, अब इतनी कॉपी में, मतलब मुझे, हालांकि एक कविता है पर एक एज अ राइटर कचोटी मेरे को बात क्या है यार, भाव को शव कर दिया उसने। उसका रीजन मैं फिर आपको बताता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। कृति देव के 4 एडिशंस हैं। जी किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हिंदी वालों को रही कि अब फिर टेक्निकल साइड के पर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिजाइन की है फॉन्ट। जी जी तो एक स्क्वायर होता है, उसमें 256 जो है छोटे स्क्वायर होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनको हाँ उनको ग्लिफ्स बोलते हैं।
जी। जो ग्लिफ है उसके कुछ 4 के 3 सेट्स होते हैं, उनको कंट्रोल ग्लिफ्स बोलते हैं। वो हिंदी वालों ने कंट्रोल ग्लिफ्स को भी यूज कर लिया। ओह! उसमें क्या हुआ कि एक फॉन्ट का वर्जन है कृति देव का, वो श को भ बनाता था, भ को श बना देता। ऐसे ही जहाँ पे आप कोटेशन मार्क लगाते हैं, वो कुछ और बना देता है। हाँ, हाँ। तो ये स्टडी करनी पड़ी मुझे जब हिंदी टाइम्स का मैं एडिटर बना, तो इंडिया से जो टाइप होके आता था, जब हमारे कंप्यूटर पे वो गलत होता था। जी। वो कहते थे पीडीएफ भेज देते थे कि सही है। और रीज़न ये था कि भई वो गलत था। ख़ैर जैसे जी। आप नुक्ते की बात कर रहे हैं, अब हिंदी वालों को एक समस्या हो गई कि हमने उर्दू के शब्दों को बीच में जोड़ लिया। हाँ, उर्दू के शब्दों में नुक्ते का जो है बड़ा फ़र्क पड़ता है। जलील और ज़लील, हाँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। हुँ। ऐसे जंग और ज़ंग, हाँ, एक रस्ट है, एक लड़ाई है। उर्दू तो के जंग दोनों और शब्द ज़ंग का मतलब क्या है? जंग इज़ फाइट, वॉर। वार, और ज़ंग जो है रस्ट है। रस्ट है, ज़ंग, अच्छा। जो ज़ंग लगता हाँ, है वो कहते हैं ज़ंग ना, है। अच्छा, कहते हैं ना अच्छा जंग मैं लग गई दोनों तो को एक ही समझती थी जंग। जंग एज़ इन वॉर एंड जंग लग गई, मतलब जंग लग गया, राइट? नहीं वो नहीं, दोनों अलग ऐसे अच्छा, नहीं। ऐसे ही देखिए, जिंदा और जिंदा, हाँ। एक ताला है, एक वो है जिंदा, लाइफ। तो और तो ज़िंदा ज़िंदा और जिंदा में क्या फ़र्क है? जिंदा ताला और जिन जिंदा, जिंदा जीवित। जिंदा इस जीवित। जिंदा ताला होता है? हाँ, पंजाबी वगैरह में ये जिंदा होता है। वो इस इलाके में जो है वो हिंदी वाले भी जिंदा लिखते हैं। अच्छा, तो मैं लिख रही हूँ जिंदा हूँ अभी मतलब ताला हूँ अभी। तो ये बड़ा है, कई चीजें इतने एम्बैरेसिंग ट्रांसलेशन है कि बता भी आई नहीं नो। सकता। और फर्ज जो है, अगर आप ज के नीचे बिंदी ना लगाओ तो वो ऐसा मीनिंग हो जाएगा दरार। क्या मतलब होता है वो? दरार, दरार। 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 अच्छा, अगर तो फर्ज जो है वो ड्यूटी है और फर्ज जो है वो दरार है। आप जैसे उर्दू और हिंदी का मिलाओ, कदम, कदम जो है, अगर क के नीचे बिंदी न लगाई, कदम जो हिंदी में है वो कदम का पेड़ है। हाँ। हाँ, तो अब उसके ऊपर भी लोग बहसते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमारे इलाके में ये बोला जाता है। मैंने कहा फिर भाषा और बोली के अंतर को समझो। आप सही है। जो लिंक की बात कर रही हैं, वो भोजपुरी की देन है। या, भोजपुरी की देन ये है कि वो वहाँ पे मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो उनके पेरेंट्स जो उस इलाके से आते हैं, तो वो खीर खाई नहीं होती, खीर खाया होता है। जी। तो ऐसे ही बहुत फ़र्क पड़ता है। या उनकी वैसे ही ग्रामर अच्छा। गलत हो जाता है, मैंने उसको दिया नहीं, मैं उसको दी। हाँ। ये फ़र्क है ना? हाँ, हाँ, मैं हाँ। मैं तो कुछ ऐड कर सकती हूँ क्या हाँ, अंशु? तो आप जैसे आप बताइए, कहानी लिख बताइए। रहे हैं, तो कहानी में आप वर्नाक्युलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहानी में कोई डायलॉग है, उसमें डायलॉग वो वर्नाक्युलर एग्ज़ैक्टली, प्रॉब्ली यूज़ एग्ज़ैक्टली। उसमें कई बार अच्छा लगता है कि आप आंचलिकता की उसको फ्लेवर दे रही हैं। तो वहाँ पे आप कुछ राइट, कहना चाह राइट। रही थी? जी, अगर वक़्त है तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती थी कि आपका जो आपने तकनीकी पक्ष बताया वो बिल्कुल सही था, आपने जिस एंगल से चीज़ बताई, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे फेस करती हूँ। सो मैं बच्चों के लिए एक हिंदी स्कूल चलाती हूँ, मैं और साथ में 2 लोग और। तो हम बहुत छोटे लेवल पे जाके चीज़ें देखते हैं। जैसे आप लोग तो बिल्कुल उस एक्सट्रीम पे, हम इस एक्सट्रीम पे हैं। तो जो बात अंशु जी ने कही कि एक पूरी जनरेशन खराब हो रही है। क्योंकि और आपको यही बात कि हम बच्चों को बता सकते हैं, हमें अपनी साथ की टीचर्स को ये समझाने में, क्योंकि हम लोगों ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एक पर्टिकुलर कोर्स किया है कि यहाँ बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हो, तो बहुत अलग तरीका है हमें पढ़ाने का। तो उसमें एक छोटी सी बात है कि आजकल हम सबके मुंह से निकलता है आप कैसे हो, विच इज रॉन्ग। आप विल ऑलवेज एंड विथ है। सो अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है और आप कैसे, तुम विल एंड विथ तुम कैसे हो, राइट? बिल्कुल। और है का अंतर। और हाँ, मैं खुद, मेरा जन्म बिहार में हुआ, तो मेरे भाई बताते हैं कि वो 10th के एग्जाम में 15 मिनट तक एक क्वेश्चन में अटके रहे, हम तुम और वो पिक्चर जा रहे थे। बोले इसमें गलत क्या है, क्योंकि वो हम कहते हैं मैं की जगह। राइट? बिल्कुल। सो आपने जो सही बोला आंचलिक, सो हम जो मॉडर्न, और जो आपने बिंदु और चंद्र बिंदु की बात की, आपको एक ढंग से हमें बड़ा दुख होता है देख के जब वो कहते हैं कि मॉडर्न इंडियन स्टैंडर्ड हिंदी में आजकल दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है।
और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं, कर रहे अंतर हैं। तो वही नहीं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि दैट्स व्हाट वी फेस। और आपको यहाँ पे उनको वो भी करना होता है कि ठीक है, आपकी आंचलिक भाषा ऐसी है, पर हम उन्हें ये बताते हैं कि बट जो एक प्रामाणिक हिंदी होती है, उसमें आप उसे ऐसे बोलोगे। सो आपको वो भी एक्सेप्ट करना है, वो भी करना है, क्योंकि आप किसी को भी, एज़ आपने कहा ना, आप किसी को ऐसे पॉइंट आउट करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सबको। देखिए, अब जो है इसको दूसरे एंगल से मैं बात करता हूँ। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर आए, तो उन्होंने अपने घर कभी गोष्ठी रखी, तो मेरे घर के पास रहते थे। तो वो अगले दिन उनका फ़ोन आया कि सुमन जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो आए। तो वो नेचुरली था कि मैंने सोचा कि साहित्यिक बातचीत होगी इनके साथ। तो बैठते ही कहने लगे, सुमन जी आप टाइम बहुत वेस्ट करते हो ये बिंदियाँ-विंदियाँ ठीक करने में। मैंने कहा क्या बात है, मतलब क्या? अब आप उनका एग्ज़ाम्पल देखिए। कहती देखो, अगर आँख के ऊपर उसने खाली बिंदी लगा दी, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा। अगर उसने आ के ऊपर भी बिंदी नहीं लगाई, ख के ऊपर बिंदी लगा दी, तो भी आप पढ़ोगे तो उसको आँख ही। ओह वाओ! आँखम। उसके बाद 1.5 घंटा वो बैठे, मैंने लिटरेचर की कोई उनके साथ बात ही नहीं की। कोई मतलब ही नहीं है। वो बंदा सारी उम्र मास्टर्स को पढ़ाता रहा है, पीएचडी है हिंदी में। अब आप अंदाजा लगाओ कि कितने खुशकिस्मत होंगे स्टूडेंट्स जो उनके थ्रू पढ़ के पास हुए हैं। नहीं वो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हिंदी है वो सिर्फ एक नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज नहीं रही है, करेक्ट? अभी वो हिंदी काफी तमिल लोग भी बोलते हैं, ठीक है? काफी सारे लोग इंडिया में बोलते हैं, और मैंने ये देखा है कि बाहर भी बाकी लोग भी बोलते हैं हिंदी, बांग्लादेशी बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, ऑफ कोर्स। तो मुझे क्या लगता है कि हमें ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनको सरल करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी को एक्सेप्ट करें। ये मैं सोचता हूँ हरदम कि जितने नियम मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि शिथिल करो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टैंडर्डाइजेशन अगर होगा नियमों का, तो वो लोगों के एक्सेप्टेंस के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि अभी हिंदी बहुत बढ़ चुकी है। हर कोई चाहता है, इवन तमिल लोग भी चाहते हैं कि हिंदी उनके लड़के पढ़े। तो जितना आसान हो, जितने उसके नियम इजी हो, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के नियमों में वो काफी फ्लेक्सिबल है। उनको पता है कि दुनिया में अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बोलनी चाहिए, तो बाकी लैंग्वेजेस से वो शब्द लेते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं वो। मुझे लगता है कि ये एक अभी ये जो आजकल का जो जमाना है, ये एक सही वक्त है कि हिंदी को भी इवॉल्व होना चाहिए, और व्याकरण के हिसाब से भी जो नियम है उसको थोड़ा सा शिथिल करे, क्योंकि जैसा जैसा मैं ये बोल रहा हूँ कि भावना पहुंचना महत्वपूर्ण है, राइट? व्याकरण भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भावना जितनी आप पहुंचा सकोगे, जितने ज्यादा लोग बोलेंगे, उतनी आपकी, मेरी, अंशु जी की, सबकी वैल्यू रहेगी। जितने ज्यादा लोग नहीं, बोलेंगे, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का और समय है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता, भावना तो हम कैसे भी पहुंचा सकते हैं। आप आजकल देखें गाने में भी है, तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन आप अगर एक उच्च कोटि, क्योंकि आप अपना खुद का बेटर वर्जन बनाएं। आज अगर आप बोल रहे हम शिथिल कर दें, तो कितना शिथिल कर दें? मतलब लड़की आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम साउथ की लैंग्वेजेस में क्या है, जो पढ़ते हैं कि उनकी भाषा में लिंग नहीं होता, और हर भाषा यूनिक है, उसके अपने कानून है, अपने नियम है, और अंग्रेजी के भी कानून है। मैं इंग्लिश इंडिया की नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन जो हम अमेरिका में इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर आप किसी पत्रिका को भेजें, वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। अगर आपकी ग्रामर वहां पे करेक्ट नहीं है, नो चांस, रिजेक्शन। हमारे यहाँ वो उस चीज को ध्यान में नहीं रखते, पर यहाँ पे जो अमेरिका में जो पत्रिकाएं हैं जहां पर आप भेजते हैं, वो आपकी दायित्व है कि वो आपकी जो रचना है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। अनलेस आप कोई वर्नाक्युलर मीडियम, अगर कहानी है और उसका पात्र है जो कहीं से है और वो ऐसी भाषा में बात करता है, तो वो कोट्स में जाएगा। लेकिन ग्रामर जो स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज होता है, इवॉल्व करता है, लेकिन उस हद तक नहीं तो फिर भाषा आप हिंदी नहीं कहोगे उसे, राइट? कोई और भाषा बनती जा रही है। तो और हिंदी की जो भाषाओं से जो निकली है,
बनी है अलग अलग भाषाएं जो हिंदी से अलग हैं। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ जो नुक्ते की बात है, क्योंकि अब हम उर्दू को हमारी भाषा में सम्मिलित कर रहे हैं या अंग्रेजी के शब्दों को कर रहे हैं, तो और कुछ साउंड कहीं होती हैं किसी भाषा में, किसी भाषा में होती नहीं है। हिंदी में, इंग्लिश में जैसे द साउंड नहीं है या थ नहीं है, तो वो इट साउंड्स डिफरेंट अगर आप हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे। आई नीड टू कंक्लूड दिस, पर हम फिर से इस पे जरूर चर्चा करेंगे। तो एक दिन इसी बात पर फिर से एक पार्ट 2 ऑफ दिस शो वी कैन कैरी, जहां पर हम हिंदी के संबंध में बात करेंगे। सुमन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्मेष जी, बहुत बहुत आभार आपका। आप थोड़ा सा लेट आए, आई विश आप थोड़ा पहले आते तो हम आपके विचारों से और अवगत हो पाते। पर हमारा कार्यक्रम 9:30 से अमूमन 10:30 चलता है, पर आज हम थोड़ा सा ओवरशूट हो गए। तो सुमन जी, जस्ट कंक्लूडिंग। बस कंक्लूजन में ये कहूंगा कि अंग्रेजी वाले एक बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी वाले जो हैं, उनके एक पैनल है, हर साल वो नए वर्ड्स ऐड करते हैं, यानी उनका सिस्टम है। हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि हिंदी को हर साल देखे कि कौन से नए वर्ड हैं, इनकी ग्रामर क्या होनी चाहिए, और कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं साहित्य कुंज में समझौता नहीं करता, तो अब नए लेखक जो हैं वो ठीक लिख रहे हैं। बिल्कुल नए लेखक ठीक लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रकाशित होने, तो वो बात मानेंगे। सही बात। तो ये सही, उसके साथ कोई समझौता नहीं, तो ये तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। और अगर आपको समय है, हम आपको फिर से मंच पे लाना चाहेंगे, और किसी मतलब 10-10 मिनट भी अगर हमारे एपिसोड में थोड़ी बात कर सके इस विषय में। और सोमा जो नए बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, और आपका जो टूल आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी है। एंड हम बाद में फिर इसके बाद ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगी। हम अगले महीने अप्रैल को फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अगर समय मिले तो साहित्यकुंज.net जरूर पढ़ें। हाँ बिल्कुल जरूर। मैंने स्टॉप रिकॉर्ड।